आज की क्लास में मैंने कोई टाइटल नहीं डाला है, ठीक है। टाइटल तो है MPRAU, मतलब कि वैसा टाइटल जो आपका नीचे डला हुआ है, लेकिन आपका जो है पीपीटी पे कोई भी टाइटल नहीं डाला है। वो उसका रीजन ये है कि जो आपके अदर है, ठीक है, जैसे आपके यूपी तरह सभी के लिए जो है आपका ये पादप शरीर क्रिया विज्ञान जो है, ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपका, ठीक है। ये तो आपके MPRAO के लिए डेमो है, ठीक है। चलो यार, क्लास मिल जाए बस। हेलो दोस्तों, विजन एग्री अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे आप जानते हैं पादप कार्यकी के रूप में, ठीक है। पाद किस रूप में जानते हो आप? पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। गुड मॉर्निंग गौरव कुमार जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की पूरी क्लास जो है आपकी हिंदी माध्यम में है, ठीक है। मैंने इसकी दो क्लासेस बनाई हुई है, एक हिंदी माध्यम में, एक इंग्लिश माध्यम में, मतलब दोनों को कंबाइन नहीं किया है। इंग्लिश माध्यम की अलग लूंगा क्लास, ठीक है। तो दो क्लासेस है, एक हिंदी माध्यम में, एक आपकी इंग्लिश माध्यम में है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास से पहले जो है आपको MPRAO ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का जो कृषि फाउंडेशन बैच है, देखो मैं तो ये हर वीडियो बनाता रहता हूँ, आप देख लो, ठीक है। और बाकी ये टेलीग्राम पर डला हुआ है, ठीक है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। अगर कि आपको हमारे डेमो समझ आ रहे हैं ना, तो आप अपने आप बाय कर लोगे, मुझे एडवर्टाइज नहीं करना। मैंने तो बस डाल दिया है, आप पढ़ लो। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे देखो नंबर चल रहा है, नीचे एक पट्टी चल रही है, उसमें मेरा नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। गुड मॉर्निंग अमन महाराज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बात करें पादप कार्य की या पादप प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है। प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है, ठीक है। पादप कार्य की होता क्या है, तो प्लांट की या फिर पौधे की जो भी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जो भी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, प्लांट की संरचना है, ठीक है, जो भी उसमें जो है क्रियाएं होती हैं पौधे के अंदर, उसका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? पादप कार्यकी के अंदर करते हैं। पादप कार्यकी किस विज्ञान की शाखा है? वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। आप सब जानते हो एग्रीकल्चर भी आपका किस विज्ञान का शाखा, किस विज्ञान की शाखा है? वनस्पति विज्ञान की, ठीक है। जो जितने भी पौधे आते हैं, वो पेड़ पौधे आते हैं, वो किस में आते हैं? आपके वनस्पति विज्ञान में आते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं, पादप कार्य की वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जो पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं या कार्यों से संबंधित है। जो भी उसके शारीरिक प्रक्रियाएं हैं और जो भी पौधे के कार्य है उससे संबंधित है। सटीक रूप से यह आणविक और सेलुलर स्तर पर पौधों की विविधता और संरचना का एक वर्णनात्मक अध्ययन है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की खोज के पारिस्थितिक, शारीरिक और जैव रासायनिक संबंधी पहलुओं का पता चलता है, ठीक है। देखो, पारिस्थितिक मतलब कि किस किस हैबिटेट में, मतलब कि किस वातावरण में रह सकता है, ठीक है, प्लांट, ठीक है। उसकी शारीरिक क्रियाएं क्या है, जैव रासायनिक जो उसमें मतलब कि जैव रासायनिक प्रक्रिया है वो क्या है, ठीक है।
तो इस सबका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? पादप कार्यकी के अंदर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पादप कार्यकी पौधों की महत्वपूर्ण और कार्यात्मक गतिविधियों का अध्ययन। छोटी सी शॉर्ट में परिभाषा क्या करेंगे? पादप कार्यकी पौधों की महत्वपूर्ण और कार्यात्मक गतिविधियों का अध्ययन है। ठीक है, बढ़िया से सेशन को जो है शेयर कर दो यार, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं मैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला है पादप कार्यकी के पिता। पादप कार्यकी के पिता किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। पादप कार्यकी का पिता किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट, प्रोटीन शब्द किसने दिया? 1840 में मोल्डर ने दिया। एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे नोट कर लेना, क्योंकि पादप कार्यकी से यही क्वेश्चन तो देखो, एक तो आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंजाइम हो गया, सेल हो गई, ठीक है, पादप कोशिका, ठीक है, तो इस सब का अध्ययन ही तो करने वाले हैं। तो प्रोटीन शब्द किसने दिया? 1840 में मोल्डर ने दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। एंजाइम शब्द किसने दिया? किसके द्वारा दिया गया था? बताओ भैया, एंजाइम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो वो है डब्लू कोटेंस के द्वारा। एंजाइम शब्द किसने दिया? डब्लू कोटेंस ने। ये नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियोलॉजी के फादर आपका प्रोटीन शब्द किसने दिया और एंजाइम शब्द किसने दिया, ये सब आप नोट कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्चतम जल उपयोग दक्षता क्रम, ये जो है आपके कैम प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं या C3 प्लांट होते हैं, तो उनमें जल उपयोग दक्षता किसकी अधिक होती है? इस क्रम में आपको ये मतलब कि दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि बताओ किस प्रकार के पौधों की जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? कैम पौधों की, फिर C4 पौधों की, फिर C3 पौधों की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पौधे के हिस्सों की कार्यकी, जो आपके प्लांट पार्ट है, प्लांट पार्ट में क्या क्या आता है आप बताओ जल्दी से। देखो, प्लांट पार्ट में एक तो आपकी पत्तियां आ गई, एक क्या आ गई? पत्तियां आ गई। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? हमारा तना हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? तना हो गया। फर्स्ट पत्तियां, सेकंड तना, और थर्ड क्या है आपकी? रूट्स या जड़ें। रूट्स या जड़ें। ठीक है, और एक और पार्ट होता है आपका जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये आपके जो हैं पार्ट होते हैं किसके? पौधे के, या फिर पौधे के हिस्सों की कार्य की। ठीक है, बात करें सबसे पहले पत्तियों की। ठीक है, तो पत्तियां पौधे का एक महत्वपूर्ण अंग है। वे विभिन्न आकृति और आकार में बढ़ सकते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक केंद्र, मतलब कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है? आपका पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, पत्तियां पौधों का एक महत्वपूर्ण अंग है और वे विभिन्न आकृति और आकार में बढ़ सकते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक केंद्र। आज तो ओनली आपका प्लांट फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, या फिर कहें परिचय। ठीक है, अरे क्लास अच्छी लगती है ना तो शेयर जरूर करते जाइएगा, क्योंकि आजकल मेहनत आप ही के लिए कर रहा हूं मैं, अपने लिए नहीं कर रहा। चलिए, अगला है हमारा तना। तना क्या करता है? एक तो भैया हमारे पौधे को सहारा देता है, सहारा देता है, और जो आपके मतलब कि जो जड़ों में बनाया हुआ भोजन है उसको पत्तियों तक ले जाता है। पत्तियों में जो भी आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होती हैं, ठीक है, या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाया हुआ भोजन है उसको जड़ों के पास तक ले जाता है। ठीक है, तो तना पौधे को सहारा और संरचना प्रदान करता है। एक तो आकार प्रदान करता है पौधे को, ठीक है, एक उसको सहारा देता है। ठीक है, वे कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे पौधे की वृद्धि, प्रतिस्पर्धा करना और विभिन्न वातावरणों में जीवित रहना आदि। विभिन्न प्रजातियों तने की संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, समझ आ रहा है? यस नो लिख दो भैया।
समझ आ रहा है? देखो, हिंदी माध्यम वालों के लिए मैंने ये हिंदी में कन्वर्ट किया है, ठीक है, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। जो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं वो थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक है, उनके लिए भी इंग्लिश माध्यम में हम क्लास लाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, क्लास होती रहेगी आपकी, ठीक है। तना पौधे को सहारा और संरचना प्रदान करता है। वे कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे पौधों की वृद्धि, प्रतिस्पर्धा करना और विभिन्न वातावरण में जीवित रहना आदि। विभिन्न प्रजातियों तने की संरचना कैसी होती है? अलग अलग होती है। आगे चलते हैं। अगला है हमारी जड़ें या फिर रूट्स, ठीक है। जड़ें पौधे का एक भूमिगत हिस्सा है, ठीक, जो मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, इसलिए वे पौधे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप बताओ, क्या पत्तियों से पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है पौधा? मतलब कि आपका प्लांट है तो यहाँ से आप अगर ऊपर से पानी डालो इस पर, तो क्या पानी आपका पौधा किससे अब्जॉर्ब करता है? पत्तियों से अब्जॉर्ब करता है क्या? नहीं करता। जो आपका पौधा है या जो भी पानी या न्यूट्रिएंट्स है वो किसके द्वारा अब्जॉर्ब करता है? आपकी रूट्स के द्वारा या फिर जड़ों के द्वारा, ठीक है। तो पानी और जो आपके पोषक तत्व हैं वो किसके द्वारा अब्जॉर्ब करता है? आपका जड़ों के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आपका जाइलम एंड फ्लोएम। भैया मेन काम तो इसी का है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये क्या करता है? जाइलम और फ्लोएम का मुख्य काम है आपका क्या करना? जो आपके फूड है या न्यूट्रिएंट्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन। मेन काम क्या है जाइलम एंड फ्लोएम का? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन समझते हो? ट्रांसपोर्टेशन समझते हो यानी परिवहन, जानते हो ना परिवहन। तो जाइलम एंड फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? आपका ट्रांसपोर्टेशन या फिर आपका कहें परिवहन, ठीक है। देखो, जाइलम क्या करता है भैया? नीचे पानी था जड़ों के पास, जड़ों से पानी लेकर ऊपर, मतलब ऊपर पत्तियों तक पहुंचाया, ठीक है। अब फ्लोएम क्या करेगा? जो पत्तियों ने खाना बनाया है उसको कहां तक पहुंचाएगा? आपकी रूट्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं जाइलम एंड फ्लोएम का, अभी केवल बेसिक समझ लो, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम क्या करते हैं? पानी और पोषक तत्व और जो भी भोज्य पदार्थ जो है बनाया है पत्तियों द्वारा उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो ये पौधे के संवहनी ऊतकों का निर्माण करते हैं। इन्हें सेप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? सेप के नाम से भी जाना जाता है। किसे? जाइलम और फ्लोएम को। ये पौधे के संवहनी ऊतकों का निर्माण करते हैं, इन्हें सेप के नाम से भी जाना जाता है। वे जड़ों, तने और पत्तियों के बीच पानी, शर्करा और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों का क्या करते हैं? परिवहन करते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कौन? जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पौधे के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लांट। फंक्शन ऑफ प्लांट, आपके पौधे के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन अभी बताया ना मैंने। पौधों में एक विशिष्ट संवहनी तंत्र, जाइलम और फ्लोएम। संवहनी तंत्र क्या होता है आपका? जाइलम और फ्लोएम होता है जो पोषक तत्वों और पानी को जड़ों से पौधों के सभी भागों में स्थानांतरण के माध्यम से ले जाने में मदद करता है। कौन? आपका संवहनी तंत्र, जो आपका किसका बना हुआ? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम फ्लोएम टेंशन मत लीजिए, पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप केवल प्लांट फिजियोलॉजी और पौधे के कार्यों को समझिए, ठीक है। अगला है, जड़ वाले पौधों में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन एक दिशात्मक या बहुदिशात्मक होता है, ठीक है। परिवहन के माध्यम साधन या तो निष्क्रिय हो सकते हैं, जो विसरण के माध्यम से होता है। सुगम प्रसार सटीक होने के लिए या विशिष्ट झिल्ली प्रोटीन द्वारा किए गए सक्रिय मोड के माध्यम से हो सकते हैं, जिन्हें पंप कहा जाता है। देखो, या तो परिवहन क्या हो सकता है? या तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, या नीचे जा रहा है, या फिर दोनों हो सकते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है।
तो दोनों तरह का, एक दिशात्मक हो सकता है या फिर बहुदिशात्मक होता है, ठीक है। परिवहन के साधन या तो निष्क्रिय होते हैं या सक्रिय होते हैं, दो प्रकार होते हैं, या तो सक्रिय मोड पे होगा या फिर निष्क्रिय पे होगा, ठीक है। विसरण समझते हो, डिफ्यूजन, विसरण, डिफ्यूजन समझते हो, पढ़ा होगा यार 12th में, डिफ्यूजन या फिर विसरण। इतना तो यार प्रैक्टिकल किए थे यार, विसरण पर किए थे कि नहीं। कोई भी चीज का फैलना, डिफ्यूजन या विसरण क्या कहलाता है, किसी भी चीज का फैलाव, किसी भी पदार्थ का फैलाव आपका क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है। चलो कल की क्लास में आपकी 12th की जो है यादें जो है ताजा करने वाले हैं। अगर कि आप बायोलॉजी से किए है ना आपने 12 या 12th जो है, या फिर इंटरमीडिएट आपने अगर की 12th जो है बायोलॉजी से की है ना, तो आप कल से आपकी 12th की जो है यादें ताजा कराने वाले हैं, ठीक है। आज तो थोड़ा सा है, कल से आपकी पूरी 12th की जो आपको बॉटनी की जो भी आपकी पूरी यादें हैं ना, पूरी ताजा कराएंगे कल से। चलिए आगे चलते हैं। अगला कार्य है, पानी शारीरिक गतिविधियों को करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए पौधे जल संबंधों के महत्व को समझना आवश्यक है। ये बताओ, देखो पानी जो है शारीरिक, जो आपका पौधा होता है उसमें लगभग 98% या 78% कुछ पानी होता है, ठीक है। 98% या 70, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो अच्छा एग्रीकल्चर से की है 12th, चलो तब भी आपका पादप कार्य की तो होगा ही उसमें यार, एग्रीकल्चर बॉटनी है ना उसमें, उसमें तो है ही है ये, ठीक है। तो पानी शारीरिक गतिविधियों को करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए पौधे जल संबंधों के महत्व को समझना। अगर कि आप देखो पानी नहीं दो पौधों को तो क्या हो जाता है, वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, जो आपका प्रोटोप्लाज्म है उसके लिए आपकी पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है, ठीक है। पानी की क्षमता की अवधारणा पानी की गति को समझने में मदद करती है, जैसे विलय क्षमता और दबाव क्षमता। सेलुलर स्तर पर ऑस्मोसिस पौधों में होता है, जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर अणुओं की आवाजाही की अनुमति देता है। मतलब जो आपको ऑस्मोसिस होता है, सारा का सारा पढ़ने वाले ऑस्मोसिस, वो परासरण जिसे कहते हैं, परासरण पढ़ा है ना, एक झिल्ली के द्वारा कुछ अणु इस साइड से इस साइड जो मतलब कि चले जाते हैं, पढ़ा है ना परासरण। तो ऑस्मोसिस सेलुलर स्तर पर ऑस्मोसिस पौधों में होता है, जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर अणुओं की आवाजाही मतलब आना जाने को अनुमति देता है, ठीक है। पौधों के जीवन चक्र में बाष्पोत्सर्जन एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। आप देखो अगर कि पौधे में बाष्पोत्सर्जन होता है तो उसके लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ, चाहिए है ना। तो बाष्पोत्सर्जन में जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है आपका पानी, ठीक। आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन है। अभी तो देखो मैंने इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर दे दो। 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के या पादव कार्यकी के, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, रंग द्रव्य जो फूलों को रंग प्रदान करता है अथवा रेड मैपल पत्तियों का लाल रंग संग्रहित करता है, रिक्तिकाएं, क्रोमोप्लास्ट, लाइसोसोम या डिक्टियोसोम। आंसर लिख दो भैया ABCD। रंग द्रव्य जो फूलों को रंग प्रदान करता है और अथवा रेड मैपल पत्तियों का लाल रंग संग्रहित करता है, क्या कहलाता है। बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका रिक्तिकाएं। जो आपकी रिक्तिकाएं होती हैं वो रंग द्रव्य को जो फूलों को रंग प्रदान करते हैं, ठीक है, अथवा रेड मैपल पत्तियों को लाल रंग को सक्रिय करते हैं, कौन, आपकी रिक्तिकाएं। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है रिक्तिकाएं, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला है ग्लाइकोऑक्सीसोम का मुख्य कार्य किसका विघटन करना है। ग्लाइकोसोम, क्रोमोप्लास्ट नहीं हो गया, यहाँ पर रिक्तिकाएं हो गए, यहाँ पर जो है आपके कलर बनने की नहीं कह रहा है, यहाँ पर संग्रहित होना है, ठीक है, संग्रहित कहने का कह रहा है, ठीक है। ग्लाइऑक्सीसोम का मुख्य कार्य किसका विघटन करना है, ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, बी शर्करा, सी बसीय अम्ल या डी एसिटाइल कोएंजाइम। ग्लाइऑक्सीसोम
ग्लाइऑक्सीसोम का मुख्य कार्य किसका विघटन करना है? ग्लाइऑक्सीसोम का मुख्य कार्य किसका विघटन करना है? ए अमीनो अम्ल, बी शर्करा, सी बसीय अम्ल या डी एसिटाइल कोएंजाइम। जल्दी से आंसर लिख दो ABCD। यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम नहीं होगा, यहां पर होगा आपका बसीय अम्ल। ग्लाइऑक्सीसोम का मुख्य कार्य किसका विघटन करना है? आपका बसीय अम्लों का। ठीक है, बसीय अम्ल का विघटन करना किसका मुख्य कार्य है? ग्लाइऑक्सीसोम का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, रंध्रों का खुलना एवं बंद होने का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा नियंत्रण होता है रंध्रों का खुलना एवं बंद होना? भैया स्टोमेटा तो देखा है ना, स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना किसके ऊपर कौन नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी पोटेशियम, सी फॉस्फोरस या डी कैल्शियम। जल्दी से उत्तर लिखो, कौन जो है रंध्रों का खुलना एवं बंद होने का नियंत्रण करता है? ए नाइट्रोजन द्वारा, बी पोटेशियम द्वारा, सी फास्फोरस द्वारा या डी कैल्शियम द्वारा। बिल्कुल सही जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी ने पहले उत्तर लिख दिया है पोटेशियम द्वारा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जो आपका रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आपका पोटेशियम द्वारा। यहाँ पर जो है आंसर जो है गलत लिखा गया है। ठीक है, ए आंसर नहीं है, कैल्शियम द्वारा नहीं होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? आपका किसके द्वारा होता है? पोटेशियम के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, पोटेशियम जो है स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपन होने के लिए तो होता है। ठीक है, तो पोटेशियम यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, जड़ों का कौन सा भाग जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है? जड़ों का कौन सा भाग जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है? ऑप्शन ए अंतः त्वचा, बी बाह्य त्वचा, सी जड़ शीश और डी जड़ रोम। जल्दी से उत्तर लिख दो, जड़ों का कौन सा भाग जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जयप्रकाश जी, जड़ रोम यहां पर सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जड़ रोम यहां पर सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बीज की आंतरिक परिस्थिति के कारण अंकुरण ना होना क्या कहलाता है? बीज की आंतरिक परिस्थिति के कारण अंकुरण ना होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रसुप्ति, बी क्वीनेस, सी दीर्घायु, डी इनमें से कोई नहीं। बीज की आंतरिक परिस्थितियों के कारण अंकुरण ना होना क्या कहलाता है? ए प्रसुप्ति, बी क्वीनेस, सी दीर्घायु या डी इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से आंसर इसका। बिल्कुल सही, प्रसुप्ति या फिर इसे कहें डोरमेंसी। ठीक है, डोरमेंसी। अगर कि देखो दो प्रकार की डोरमेंसी होती है, एक तो होती है आपकी एम्ब्रियो डोरमेंसी, एक होती है आपकी जो बीज के ऊपर हार्ड लेयर होती है उसके कारण डोरमेंसी। ठीक है, जो आपकी हार्ड लेयर के कारण डोरमेंसी होती है, ठीक है, उसे आप नॉर्मल जो है उसे जो मतलब कि ये कहें एक स्ट्रेटिफिकेशन और स्टार्टिफिकेशन पढ़ा है ना आपने। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका जो है एम्ब्रियो और जो आपका हार्ड सीड या फिर सीड कोट के कारण डोरमेंसी होती है उसको तोड़ने के लिए यूज किया है। जब हम सीड साइंस पढ़ाएंगे ना, सारा का सारा आपको पढ़ाने वाले हैं। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है स्ट्रेटिफिकेशन और स्टार्टिफिकेशन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए निम्न में से किस सूक्ष्म पोषक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, अभी आप देखो जयप्रकाश जी क्वेश्चन लगाते जाओ, बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है, ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए निम्न में से किस सूक्ष्म पोषक की आवश्यकता होती है? ए मैग्नीज, बी जिंक, सी कॉपर या डी सिलिकॉन। ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए निम्न में से किस पोषक
की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ए मैग्नीज, बी जिंक, सी कॉपर या डी सिलिकॉन? ए बताओ, एक फीडबैक बताना, ठीक है। क्या जो आपकी स्क्रीन है आपके मोबाइल पे आसानी से दिख जाती है? और दूसरा है, आपको वॉइस क्लियर आती है कि नहीं? मतलब आप अपनी तरफ से फीडबैक दीजिए कि आप मतलब कि फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो आप अपना फीडबैक लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बिल्कुल सही, संतोष कुमार जी ने सही उत्तर लिख दिया जिंक, बी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है बी जिंक। जो आपको ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए कि निम्न में से किस सूक्ष्म पोषक की आवश्यकता होती है, तो वो है आपका जिंक। आपकी तरफ से जो भी हमारे लिए फीडबैक है लिख दीजिए आप अपनी तरफ से, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। थैंक यू जयप्रकाश जी। एक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से किस स्थान पर होता है? थैंक यू संतोष कुमार। एक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए हरित लवक, बी अंतःप्रद्रव्य जालिका, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। एक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से किस स्थान पर होता है? ए हरित लवक, बी अंतःप्रद्रव्य जालिका, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी राइबोसोम। 7 डी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो संतोष कुमार जी, जयप्रकाश जी, दोनों ने सही उत्तर कर दिया। जो आपका एक कोशिका प्रोटीन संश्लेषण है वो कहां पर होता है? आपका राइबोसोम में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने प्रतिशत पानी उड़ जाता है, ठीक है। बताओ, स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने प्रतिशत पानी उड़ जाता है? ए 20%, बी 80 से 90%, सी 70% डी 75%। जल्दी से आंसर लिख दो। स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने प्रतिशत पानी जो है उड़ जाता है? चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर। बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हो संतोष कुमार जी, 88, 8B बिल्कुल सही आंसर। आपका जो 80 से 90% पानी है वो किसके द्वारा? स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश जी डी नहीं होगा, यहाँ पर बी आंसर हो रहा है, ठीक है। एंजाइम द्वारा शब्द किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए रॉबर्टसन, बी डब्ल्यू कुटिन, सी समनर या डी कुंटिज। ये आंसर अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, ये तो आसानी से बता दोगे आप। बताओ, एंजाइम शब्द किसके द्वारा दिया गया? अभी अभी पढ़ के आए हैं, आसानी से जवाब दे सकते हो इसे। बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाता है डब्ल्यू कुटेंस, ठीक है। जो आपका एंजाइम शब्द है किसके द्वारा दिया गया? डब्ल्यू कुटेंस के द्वारा, ठीक। ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर हो जाता है। आखिरी प्रश्न है हमारा, डाइडेल्फस। हेमंत लोवंशी बी कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। संतोष कुमार जी ए नहीं होगा, बी होगा। मैंने ये जो आपका ये वाला है, मैंने एक जगह कुन पढ़ा था, ठीक है। लेकिन मैंने बाद में देखा ना हेमंत जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू कुटेंस जो है कहीं कहीं बुक्स में मैंने मतलब कि थोड़ा रिसर्च की इस पर, तो इस यहाँ मुझे डब्ल्यू कुटेंस ही मिला, ठीक है। तो कोई ने मतलब कुछ बुक्स में है, मैंने बुक से पिछली क्लास में डाला था, एक क्लास हुई थी जो यूपी त्रिपुरा ईजीटीए की, उसमें डाला था, लेकिन वो गलत है, ठीक है। मैंने फिर रिसर्च की तो डब्ल्यू कुटेंस आया, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है, ये एक डला हुआ है, प्रश्न नंबर 10 है। डायाडेल्फस स्टेमस आर फाउंड इन विच फैमिली? डाइडेल्फस पुंकिसर किस परिवार में पाए जाते हैं? पिपिलियोनेसी, बिल्कुल सही उत्तर लिख दिया संतोष कुमार जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है पिपिलियोनेसी, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर जो है आपका खत्म होता है। ये थोड़ा सा आपका एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है।
अगर कि आपको अच्छा लगता है ना लेक्चर तो आप बाय कर सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो, लिख दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं, ठीक है, तो आप जो है आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए करें, ठीक है। मैं जो है आपका अगली क्लास में जो है आपका मतलब कि यार संडे को आपके सारे जो कमेंट बॉक्स से आपके डाउट हैं सारे के सारे नोट कर लूँगा, ठीक है। फिर उसको मैं आपके जो डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगले लेक्चर आपको अगर कुछ भी यूजफुल मिलता है हमारे चैनल से तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना विजन एग्री एकेडमी को, ठीक है। आप ही का परिवार है, आप ही को आगे बढ़ाना है इसको, ठीक है। मैं तो एक माध्यम हूँ, ठीक। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है।